हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स करेंगे, दो नहीं तीन बोल सकते हैं। कौन कौन से? एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जितना आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है उतना देखेंगे एटलीस्ट। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमें सैरोगेसी और उसकी टाइप्स देखनी है। उसी के अंडर हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट्स भी पढ़ेंगे और साथ में हम देखेंगे अबाउट ट्विंस। ठीक है, ट्विंस कैसे होते हैं तो वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप सभी को पता है फीमेल्स के अंदर क्या होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जिसमें ब्लीडिंग फेज रहता है फॉर अप टू 5 डेज। ठीक है, जनरली जो स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं हम वो 7 डेज का ले लेते हैं। होता क्या है वो चीज़ें आप देखते हैं। सबसे पहला जो फेज़ रहेगा आपका वो ये रहेगा कि उसको हम 28 दिनों में कन्वर्ट कर देते हैं। कितने? 28 दिनों में। अब देखो, ये वाली कंडीशन हमने कल अंडरस्टैंड करी थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओव्यूलेशन होती है, ये ओवम निकलता है। ओवम कहाँ चला जाता है? फिम्ब्रे के थ्रू हमारे फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर आ जाता है। पर यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई थी? यहाँ पे आ गई थी फर्टिलाइजेशन, कि जो ओवम है वो किससे फ्यूज़ कर गया? स्पर्म से फ्यूज़ कर गया। पर इन केस अगर स्पर्म्स अवेलेबल नहीं है, देर इज़ नो कॉपुलेशन, अगर स्पर्म्स ही नहीं है तो इस ओवम के साथ क्या होगा? तो ये ओवम मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, ये पूरे फेलोपियन ट्यूब से ऐसे मूव करता जाएगा और यहाँ पे आके जुड़ जाता है। जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है तो जो एंडोमेट्रियम बनी थी जिसने नरिशमेंट प्रोवाइड करना था बेबी को, तो अब ओवम को स्पर्म्स तो मिले नहीं। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम थी उस लेयर की टीयरिंग हो जाती है, वो फट जाती है और ऐसे लगता है यूट्रस से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। लगता नहीं है, मतलब ब्लड ही आता है। तो दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली। अब देखो वन बाय वन देखते हैं, दोबारा से इन फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो याद करो ओवरी का स्ट्रक्चर। हमने क्या क्या देखा था कि प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, फिर उससे सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं। याद है ना, वो प्राइमरी ऊगोनिया था पहले, फिर प्राइमरी ऊसाइट्स बने थे, फिर सेकेंडरी ऊसाइट बने थे। सेकेंडरी ऊसाइट कितने थे? 23 नंबर था इनका। फिर यहाँ पे एक ग्राफियन फॉलिकल बना था। ग्राफियन फॉलिकल वॉल के साथ जुड़ता था और यहाँ से वो एग रिलीज हो जाता था। एग कहाँ जाता था? फिर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू चला जाता था टुवर्ड यूट्रस। तो डिपेंड करता है, अगर तो स्पर्म्स मिल जाते हैं तो फिर जाइगोट जाता है, और अगर नहीं मिल पाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या रहता है आपके पास? दैट इज़ ओनली ओवम। तो फिर ओवम ही होता है उस कंडीशन में। तो ये जो पूरा फेज था, अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्पर्म्स नहीं मिले, तो अब इस ओवम के साथ क्या क्या होगा? तो उसके लिए आपको क्या देखना है, ये देखो, ये ओवरी को एक्सपांड करके दिखाया हुआ है यहाँ पे कि पहले प्राइमरी आपके फॉलिकल्स थे, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स बने, फिर ग्राफियन फॉलिकल बना, मैच्योर हुआ पूरा, और उसके बाद यहाँ से ओवम निकल गया बाहर। और जब ओवम बाहर निकलता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। और जैसे एक बार ये एग बाहर निकल गया, मतलब फिम्ब्रे ने कैच कर लिया, इनफिंडिब्यूलम ने कैच कर लिया और फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया। उसके बाद क्या होता है, जब ये डिग्रेड कर जाता है तो इससे बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन जाता है इससे? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका साइज डिग्रेड करता जाता है और फाइनली क्या बन जाता है इसका? कॉर्पस एल्बिकन। तो आपको याद रखने हैं सबसे पहले तो हार्मोन्स कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम, ग्रंथि जो तंत्र था, अगर आपने वो देखा था तो वहाँ पे हमने 3 हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करी थी। एक था आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा था कौन सा? दैट इज फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। देन चौथा था आपका दैट इज एस्ट्रोजन, सॉरी थर्ड था आपका एस्ट्रोजन। उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन भी था। याद करो, मैंने बोला था पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसको। अब देखो हार्मोन्स में क्या क्या वेरिएशन आती हैं। जब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट इनिशिएट करवानी होती है ओवरी के अंदर कि अंडा बनाओ क्योंकि हर महीने रिलीज करना है, तो उस केस में कौन कौन से हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं? हार्मोन्स का अगर देखेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज फॉलिकल, तो सबसे पहले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थोड़ा सा, जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो पहले थोड़ा सा डिक्रीज करता है, उसके बाद इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। जो आपका ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जैसे ही ओव्यूलेशन होती है, जिस दिन ओव्यूलेशन होती है एग रिलीज करता है, अभी मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं निकलेगा, अभी जस्ट ओव्यूलेशन हुई है, उस दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक के ऊपर होता है और फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भी पीक पे होता है। ल्यूटिनाइजिंग सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको एंड फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन दूसरे पे मिलेगा। उसके अलावा एस्ट्रोजन भी पीक पे होता है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होती है हमारे 14th डे पे, हर साइकिल के कंपैरिजन में 14 डे मान लेते हैं हम। जैसे मैंने आपको बोला 28 डेज़ का रहता है ये पूरा का पूरा पीरियड साइकिल जो रहता है, पर मंथ में तो आपने देखा होगा कि लीप ईयर होता है तो 29 हो जाते हैं, बाकियों में 30 होते हैं या तो 31 होते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कितना टाइम पीरियड ले रखा है 28 डेज़ का। 14 डे पे क्या होती है, तो 14 डे पे होती है ओव्यूलेशन। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये एग एक बार रिलीज हो जाएगा तो ग्राफिन फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे पहले एस्ट्रोजन नीचे आएगा पर फिर एकदम से बूस्ट करेगा, पर साथ में कौन सा सबसे ज़्यादा पीक पे मिलेगा आपको हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन मिलता है। ओव्यूलेशन के बाद में आपको कौन सा हार्मोन ज़्यादा पीक पे मिलेगा, पहले प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा, फिर थोड़ी देर के बाद आपको एस्ट्रोजन भी मिल जाता है। तो ये पूरे फेजेस बोलते क्या क्या हैं इनको, तो वो भी देख लो। पहले कंसीडर करो मेंस्ट्रुएशन हुई, ठीक है, ये किसी लड़की के पीरियड्स आ रखे थे यहाँ पे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चल रखी थी यहाँ पे। अब जैसे ही ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो ब्लड फ्लो रुकने के बाद जो फॉलिकल्स बनने शुरू हुए थे, ये देखो इस टाइम पे क्या था, यहाँ पे ब्लड फ्लो चल रहा है पर ओवरी ने अपने फॉलिकल्स बनाने शुरू कर दिए। और जैसे ही एक बार ये ब्लीडिंग रुक जाती है तो जो आपका ये ग्राफियन फॉलिकल था ये क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और जब मैच्योर होता है तो ये देखो दोबारा से यूट्रस के ऊपर ब्लड की लाइनिंग दिखेगी। क्यों बनी थी ये लाइनिंग, दैट वाज मेड फॉर नरिशमेंट, कि यहाँ पे एक उम्मीद थी यूट्रस को कि कौन आएगा, यहाँ पे बेबी आएगा, जाइगोट की फॉर्म में आएगा, एम्ब्रियो यहाँ पे फिर बनेगा। पर एम्ब्रियो तो आया नहीं, कौन आ गया यहाँ पे ओवम आ गया। कौन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवम आ गया। तो दैट फेज इज नोन एज फॉलिक्यूलर फेज, जब ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। अब देखो ये लाइनिंग और ज़्यादा थिक हो जाएगी, जो ब्लड की लाइनिंग है यूट्रस पे। अब जिस दिन ये ओव्यूलेशन होगी, यहाँ पे ओवम जब रिलीज होगा, अब देखो इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं इस फेज को। यहाँ पे देखो पहले तो कितनी थिक होगी है यहाँ पे यूट्रस की जो लाइनिंग है, ब्लड की लाइनिंग, इस फेज को ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो 3 फेजेस आपको 28 दिन के अंदर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से फेजेस, तो पहले जो 7 दिन रहेंगे, 1 से 7 दिन, वो कौन से रहते हैं आपके, वो रहते हैं मेंस्ट्रुएशन के। ब्लीडिंग फेज भी जिसको बोलते हैं, या फिर टीयरिंग ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, जो मर्जी बोल लो, इसको क्या बोलते हैं हम, ओवरऑल द मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद 8 से लेके आगे की तरफ आप चलोगे तो 15वें दिन तक अगर आप जाओगे तो उसको प्रोलिफरेटिव फेज बोल देते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। पर 14th यहाँ पे लिखा है ऑन एन एवरेज कि कब हो जाती है ओव्यूलेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 28 डेज तो स्टैंडर्ड लिए हुए हैं, पर आपको मंथ में 29 भी मिल सकते हैं, 30 भी मिल सकते हैं, 31 भी मिल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है 14 डे पे ही होगी। जनरली स्टैंडर्ड टर्म्स में हम 14th बोलते हैं, वैसे 13, 14, 15 कभी भी ओव्यूलेशन हो सकती है, पर स्टैंडर्ड टर्म हम ले लेते हैं 14 जब हम उसे थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। पर अगर प्रैक्टिकली देखें तो वेरिएशंस आती रहती हैं। तो दिस इज़ द डे, प्रोलिफरेटिव फेज में एक डे आता है जब क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है। जब जो ओवम है वो कहाँ से रिलीज हो चुका है, वो रिलीज हो चुका है ओवरी से टुवर्ड द फेलोपियन ट्यूब। अब सोचो, अब ओवम ने फ्लो करना शुरू कर दिया। अब देखो एकदम से थोड़ी यूट्रस फटेगा, कैसे, क्योंकि अभी तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचा ओवम, जैसे जैसे पहुंचा फिर आगे की तरफ ये चलेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, यूट्रस के पास पहुंच जाएगा। तो आपके पास जो 16 से लेके 28 डेज रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो रहेंगे आपके लगभग 10 दिन रहेंगे आपके, कैसे, तो ये रहेंगे आपके सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज को ही हम क्या बोल देते हैं, ल्यूटियल फेज भी बोल देते हैं, ठीक है। और फिर जाके ये 28 डे पे कहाँ पहुंच जाएगा, यूट्रस के साथ जुड़ जाएगा और फाइनली यूट्रस की हो जाएगी टीयरिंग। तो वहाँ से जो ब्लड फ्लो है वो वजाइना के थ्रू निकल जाता है, जो वजाइनल ओपनिंग थी पीरियड्स की फॉर्म में निकल जाती है। सिक्रेटरी फेज क्यों बोला इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 हार्मोन्स, यहाँ पे भी थे हार्मोन। फर्स्ट फेज जब मेंस्ट्रुएशन का चल रहा था, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे सारे हार्मोन ऐसे ही थे, आगे पीछे बैठे हुए हैं आराम से। पर जब ये ओव्यूलेशन हुई, ओव्यूलेशन पे आपने देखा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, एस्ट्रोजन था। और जब यहाँ से फॉलिकल्स में से क्या था, ग्राफियन फॉलिकल था ना, ये ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम निकल चुका था। और जब ओवम निकल चुका था तो उसके जो रेमिनेंट बचे थे उसको क्या बोलेंगे हम, उसे बोला था हमने कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये भी क्या कर रहा है, हार्मोन रिलीज कर रहा है, नाम है प्रोजेस्टेरॉन। उसके अलावा जब कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो रहा है, तब भी क्या रिलीज हो रहा है अपने पास, प्रोजेस्टेरॉन। पर जब एल्बिकन की तरफ चलते हैं तो एस्ट्रोजन भी रिलीज होने लग जाता है। तो इस वजह से इसको सिक्रेटरी फेज बोल देते हैं, दैट फेज इज नोन एज सिक्रेटरी
ओवुलेटरी फेज। तो 28 दिन का था, पहले से 7वें दिन तक हमने देखा मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, फिर 8वें से लेके 15वें दिन तक हमने देख लिया प्रोलिफरेटिव फेज, और फाइनली जब थोड़ा और आगे गए 14 दिन का जो हमें मिलेगा, अच्छा ये मैंने यहाँ पे 10 डेज बोलने थे, अगर ये फर्स्ट से काउंट करें तो हाँ ये 14 है, और ये वाले कितने आ जाते हैं, लगभग 10 डेज आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक बोला है, डोंट वरी। तो दिस वॉज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके बाद आपने सैरोगेसी के बारे में सुना होगा। सैरोगेसी क्या होती है, जब कोई मदर बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर ओवरीज में कोई डिफेक्ट हो सकता है जो ओवम प्रॉपरली नहीं बन पाता, या फिर ओवम तो बन रहा है पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रखी है। तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या होती है ट्रेडिशनल और जेस्टेशनल, एल्ट्यूरिस्टिक और आपकी कमर्शियल सैरोगेसी। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल सैरोगेसी देखते हैं। ये एक कपल है, यहाँ पे इंटेंडेड पेरेंट है, दे वांट टू बिकम पेरेंट बट ड्यू टू सर्टेन रीज़न फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रहे। तो उस केस में क्या होता है, जो मेल होता है उसकी स्पर्म्स किस में डाली जाती हैं, एक सैरोगेट मदर के अंदर डाली जाती हैं। तो जो अंडा होगा यहाँ पे वो किसका होगा, वो डोनर मदर का ही रहेगा, जो बेबी देगी ना वह उसी का ही रहेगा। आपने वो चोरी चोरी चुपके चुपके सॉर्ट ऑफ मूवी देखी होगी, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया था ट्रेडिशनल सैरोगेसी का। तो ये जो ट्रेडिशनल सैरोगेसी होती है, यहाँ पे जो पेरेंट बनना चाहते हैं उनका ही स्पर्म जाएगा, जो मेल होगा उसी का स्पर्म जाएगा, पर जो एग होगा वो मदर का नहीं होगा, जो मदर बनना चाहती है उसका नहीं होता, किसका होता है, जिसको सैरोगेट मदर की तरह हायर करा हुआ है तो उनका होता है। अब ट्रेडिशनल सैरोगेसी तो खैर बैन है इंडिया के अंदर, अब रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलती हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है जेस्टेशनल सैरोगेट। ये जेस्टेशनल सैरोगेट नाम से पता लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक का ही टाइम पीरियड के लिए ये सैरोगेट मदर चाहिए होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू सर्टेन कंडीशन में भी यूट्रस में प्रॉब्लम है फीमेल के, तो उस केस में ये जो मदर एंड फादर हैं, मदर से लिया जाएगा ओवम एंड फादर से लिए जाएंगे स्पर्म्स, और वो फिर डाले जाएंगे किस में, सैरोगेट मदर में। ट्रेडिशनल में क्या था, एग नहीं लिया गया था मदर का, वो तो सैरोगेट मदर का यूज़ कर लिया था, या फिर डोनर मदर हो सकती है, कोई डोनर हो सकता है जिसने एग डोनेट कर दिए, तो वहाँ पे सिर्फ स्पर्म्स गए थे पेरेंट्स में से। तो बायोलॉजिकली ये फादर का तो था किड, पर सैरोगेट मदर का भी था। पर यहाँ पे अब जेस्टेशनल वाले केस में आप क्या देख रहे हो कि मदर एंड फादर का ही है स्पर्म एंड ओवम, पर मदर कौन है यहाँ पे, सैरोगेट मदर कौन है, वो डिफरेंट है, उसके एग निकाल दिया जाता है और किसका इंसर्ट कर दिया जाता है, तो ये जो एक्चुअल मदर होती है उनका एग यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बेबी प्रोड्यूस होता है फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक वो आ जाता है आपका जेस्टेशनल पीरियड। इसके अलावा एक और टाइप होती है जिसमें होता है एल्ट्यूरिस्टिक सैरोगेसी। सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे जेस्टेशनल सैरोगेसी में होता है, बस यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है पैसों का। ये वाली जो सैरोगेट्स होती हैं एल्ट्यूरिस्टिक वाली, इनको सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस मिलते हैं, मतलब जब से फर्टिलाइजेशन हुई तो खाने पीने के सामान के, दवाइयों के सामान के, टेस्ट लगने हैं जो उनके सामान के, उतने ही पैसे मिलते हैं, और 1-2 महीने के और एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं जब बेबी का बर्थ हो जाता है। पर आपकी एक होती है कमर्शियल सैरोगेसी। कमर्शियल सैरोगेसी जो है, इस केस में क्या होता है, पैसे खुले दिए जाते हैं, मतलब इवन बर्थ हो जाता है तो उसके बाद भी पैसे दिए जाते हैं इनको, जो ये कमर्शियल सैरोगेसी वाली कंडीशन होती है। अब ये जो ना आपकी ट्रेडिशनल सैरोगेसी थी, एक टाइम पीरियड था जब ये बहुत पीक पे चल रही थी, लगभग 2000 जैसे ही शुरू हुआ था तो सैरोगेसी से एक्सप्लॉयटेशन करी जा रही थी लड़कियों की। फॉरेनर्स आते थे और इंडिया के अंदर इनको सस्ता पड़ जाता था सैरोगेसी, और इंडिया में फीमेल्स को एक्सप्लॉइट करा जाता था कि बेबी कंसीव कर लो, आपको पैसे दे दिए जाएंगे, थोड़े से पैसे उनको दिए जाते थे, बाकी जो अंग्रेज़ लेके आया होता था उसको ज़्यादा पैसे मिलते थे, फॉरेनर जो हुआ करते थे। तो ये जो चीज़ थी ये थी आपकी सैरोगेसी, दैट इज़ नोन एज सैरोगेसी। तो ट्रेडिशनल सैरोगेसी और दूसरी हमने देखी दैट इज़ द जेस्टेशनल सैरोगेसी। आपने मूवी भी देखी होगी एक मिमी, उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है कई बार। तो ट्रेडिशनल सैरोगेसी में हमने क्या देखा कि एक तो सैरोगेट आएगी और साथ में इंटेंडेड पेरेंट आएंगे, पेरेंट में से स्पर्म्स किसके जाएंगे, मेल के जाएंगे, और एग किसके रहेंगे, तो सैरोगेट मदर के ही रहेंगे। सैरोगेट जो होती है वो अपने एग यूज़ करती है टू फर्टिलाइज द स्पर्म, और यहाँ पे जो सैरोगेट होती है उसका बायोलॉजिकल कनेक्शन बन जाता है बच्चे के साथ। उसके अलावा जेस्टेशनल सैरोगेसी अगर देखोगे तो उसमें क्या होता है, जेस्टेशनल जो सैरोगेट होते हैं वहाँ पे पेरेंट के ही एग और स्पर्म यूज़ करे जाते हैं, सैरोगेट का कोई लेना देना नहीं होता। ऑल्दो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर हमने सुना था कि डीएनए भी होता है, तो वो 3 टाइप का डीएनए देखने को मिलता है बेबी में, थोड़े बहुत फीचर जो हैं वो सैरोगेट के भी देखने को मिलते हैं, पर हम स्टिल स्पर्म एंड ओवम के बेसिस पे अगर बोलें तो कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं होता बेबी के साथ उस सैरोगेट मदर का।
अब क्या क्या कंसर्न्स रिलेटेड हैं टू सैरोगेसी। सबसे पहला है एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, एक्सप्लॉयटेशन करी जाती है फीमेल्स की। स्पेशली इंडिया में हमने ये कंडीशन देखी है जब 2021 ये जो सेंचुरी है ये जब शुरू हुई थी, तो हमने ये देखा था कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा करी जा सकती है फीमेल्स की। फोकोमिलिया से भी एक्सप्लॉयटेशन होती है। कई बार पूरे पार्ट्स ही डेवलप नहीं हो पाते बच्चों के, और जिस वजह से ये जो इंटेंडेड पेरेंट है ये डिनाई कर देते हैं कि हम नहीं इस बच्चे को लेंगे, तो उस केस में जो सैरोगेट्स होती हैं वो बहुत सफ़र करती हैं। रोल ऑफ मिडल मैन, जो सैरोगेट मदर थी उसको कम पैसे मिलेंगे, और जो मिडल मैन है जिसने कनेक्शन बनाया, एक फॉरेनर्स को लेके आया, जो भी इंटेंडेड पेरेंट है उनको लेके आए, बीच में एक बिचौलिया होगा, ये एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा कर सकता है। ऑर्गेन ट्रेड, सैरोगेसी के नाम पे कोई किडनी निकाल ली, ठीक है, कोई ऑर्गेन ही निकाल लिया, तो वो भी देखने को मिलता है। एम्ब्रियो इम्पोर्ट, सैरोगेसी के थ्रू क्या किया, बेबी तो प्रोड्यूस कर लिया, स्पर्म एंड ओवम तो ले लिए, पर इलीगली उसे सेल आउट कर दिया बिना परमिशन के जिसके लिए थे। अनएथिकल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। तो दीज आर द कंसर्न्स विच आर रिलेटेड टू सैरोगेसी। बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, आप बेटी मांझी यामडा केस देख सकते हो। एक जापानीज़ कपल हुआ करता था, यहाँ पे जापानीज़ कपल आया था और इंडिया में उन्होंने क्या किया कि बेबी चाहिए था उनको, और बाद में उन दोनों की, वो जापानीज़ कपल मैरिड नहीं था, आपको पता तो है बाहर कैसे रिलेशनशिप्स चलते हैं, तो उस केस में मैरिड नहीं था, उनका डाइवोर्स हो गया या तो कुछ ऐसा जैसा हुआ था, और उसके बाद जो उन्होंने सैरोगेट मदर हायर करी थी इंडिया में, उन्होंने मना कर दी कि हमें नहीं चाहिए अब ये बच्चा। तो अब ये तो बच्चा यहाँ पे डिलीवर होने के टाइम पीरियड का था, और ये बोलते हैं कि हमें नहीं चाहिए बच्चा। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि फिर बाद में ये जो जापानीज़ कपल था, इनकी कोई दादी थी, उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया था बेबी, जो सैरोगेट मदर थी यहाँ पे। तो ये केस हुआ था 2008 में। अब सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट भी है 2021 की, उसमें बताया गया है कि सैरोगेट मदर कौन हो सकती है। एक तो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल एज बता दी गई कि 25 से 35 साल तक की होनी चाहिए, और मैरिड होनी चाहिए, और अपने बच्चे होने चाहिए। और सैरोगेसी अगर करेगी तो सिर्फ एक बार करेगी ज़िंदगी में, और सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मेडिकली फ़िट है, साइकोलॉजिकली फ़िट है, और सैरोगेसी के अंडर जा सकती है। मेडिकल प्रैक्टिशनर से ये सारा क्राइटेरिया देखना पड़ता है। पहला क्राइटेरिया क्या, एज का, कि 25 से 35 साल की होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए सैरोगेट मदर, साथ में अपने बच्चे हो गए होने चाहिए। उसके अलावा सैरोगेसी करेंगे तो सिर्फ एक बार करेंगे पूरी लाइफ टाइम में, एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल भी, और दूसरा साइकोलॉजिकली फिटनेस होने का भी। और इंटेंडेड पेरेंट्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, अभी सिद्धू मूसेवाले के केस में सुना होगा आपने, उन्होंने बेबी कंसीव किया था थ्रू सैरोगेसी, तो उसमें जो एज थी वो उनकी एक्सीड कर चुकी थी, और यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कितनी है वो है, अगर हस्बैंड है तो 26 टू 55 ईयर्स होने चाहिए, और वाइफ की एज 23 टू 50 ईयर्स की होनी चाहिए जिस कपल को बेबी चाहिए। और जो उनकी मदर थी उनकी एज 50 से अबव थी, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, दोबारा से ये चीज़ें जो हैं वो देखी गई थी। और इनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि क्यों वो ये सर्जरी जो सैरोगेसी है उसे क्यों करवा रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। मेडिकल कंडीशंस होती हैं तब तो ये अलाउ कर दी जाती है, पर ऐसे ही करवा रहे हैं, जैसे आपने काफ़ी सारे ये जो आपके सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनके केस में भी सुना होगा, स्पेशल बेबीज़ बनवाते हैं, तो उस केस में अलाउड नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आपने सुना होगा, जो MTP था ये आया था आपके 1971 के अंदर, और इसको एक बार अमेंड भी करा गया था 2021 में। तो एक तरफ फीचर लिखे हैं 1971 के, एक तरफ फीचर्स लिखे हैं 2021 के। सबसे पहले 1971 में देखो, ये सिर्फ मैरिड वीमेन को अलाउ करता था कि वो अपनी, अगर उनको प्रेगनेंसी हो रखी है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रखी है, तो उसको वो क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। ये 1971 में बोला था, पर 2021 में अनमैरिड वीमेन को भी कवर कर लिया गया कि वो भी क्या करवा सकती हैं, अबॉर्ट करवा सकती हैं अगर ड्यू टू सर्टन कंडीशन बेबी उनसे कंसीव हुआ था। जेस्टेशनल एज लिमिट, कब तक अबॉर्शन करवाया जा सकता है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत अगर जो जाइगोट है वो 20 हफ्तों का हो रखा है, अगर तो 20 हफ्तों का हो रखा है तो उसके बाद आप मेडिकल जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट नहीं करवा सकते, पर अगर 20 हफ्ते हो रहे हैं अभी तो उस टाइम पे करवा सकते हो, 20 हफ्ते से पहले कभी भी करवा सकते हो। पर अगर 2021 की अमेंडमेंट देखोगे तो 24 वीक का लॉ कर दिए हैं, और 24 वीक के बाद भी करवाया जा सकता है अगर फीटस के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई हैं, जो बच्चा है उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, फोकोमिलिया है मान लो, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप हुए ही नहीं, कोई ऑर्गन है वो डेवलप नहीं हुआ, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, मेडिकल को जो ये प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाया जा सकता है बियॉन्ड 24 वीक्स एज वेल। उसके अलावा
बोला गया है कि बिफोर टर्मिनेशन आपको क्या करवाना पड़ेगा, डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ेगा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। तो ये जो बोर्ड अप्रूवल था पहले 20 हफ्तों का था, और यहाँ पे अब कितना कर दिया है 2021 के तहत 24 हफ्तों का कर दिया है। और उसके अलावा अगर ब्रीच होता है, किसी वीमेन की इन्फॉर्मेशन ब्रीच करी जाती है कि इन्होंने मेडिकल टर्मिनेशन करवाई थी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाई थी, तो 1000 रुपये का पहले फ़ाइन था, पर अब फ़ाइन भी है और उसके साथ साथ जेल भी है 1 साल की। तो ये जो है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है डॉक्टर्स को एट हॉस्पिटल्स। अब अगर ट्विंस का केस देखें तो फर्टिलाइजेशन तो हमने देख ली। कई बार क्या होता है, हर एक ओवरी से क्या हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है, इधर से भी और इधर से भी। तो अब जब स्पर्म्स मिलेंगी तो इस वाले तरफ भी फ्यूज़ कर जाता है और इस तरफ भी फ्यूज़ कर जाता है। अब एक इस तरफ लग जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा, यूट्रस के दोनों तरफ जो है बेबी प्रोड्यूस हो जाएंगे। इनके जो जेंडर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग ओवम को फ्यूज़ करा। एक तरफ में भी एक्स एक्स वाली कंडीशन बन जाए, फीमेल आ जाए, एक तरफ एक्स वाई वाली कंडीशन बन जाए जिसमें मेल आ जाए, तो ये दोनों कंडीशंस बन सकती है। तो जेंडर कैन बी सेम, जेंडर कैन बी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। और इनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो भी डिफरेंट रहेगा। क्यों रहा डिफरेंट? क्योंकि दोनों को अलग अलग स्पर्म्स मिले, दोनों अंडों को क्या हुआ, अलग अलग स्पर्म्स मिले। पर एक कंडीशन होती है मोनोजाइगोटिक। हमने पढ़ा था कि जो ओवम है वो फ्यूज़ करेगा स्पर्म के साथ, फिर क्या बनता है, जाइगोट बन गया था ना, सिंगल सेल्ड। पर जब सिंगल सेल डिवाइड किया 2 हिस्सों में, तो उस केस में कई बार क्या होता है, वो दोनों अलग अलग टाइप में अलग अलग जो बेबी है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इस केस में ये जो बच्चे होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इनका जो जेनेटिक मेकअप होता है दैट इज़ सेम इन नेचर। तो फिर आपको कभी आइडेंटिफाई करना हो कि कौन से वाला बच्चा कौन है, किसका नाम क्या है, तो उस केस में फिंगरप्रिंट काम आ जाते हैं। क्योंकि जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो मदर के वूम में बनते हैं, पोलर पैड से बनते हैं, तो उसका जेनेटिक मेकअप से कोई लेना देना नहीं होता। तो उस केस में मोनोजाइगोटिक जो ट्विन्स होते हैं, अब यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम तो एक ही थे, डिवीजन के टाइम पे डिफरेंस आया, डिवीजन के टाइम पे जाइगोट बने, तो उस केस में क्या होता है, जो बच्चे बनते हैं वो बनते हैं मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक का मतलब है एक ही जाइगोट से बने, और इनके केस में जो जेंडर होता है वो सेम होता है, जेनेटिक मेकअप जो होता है वो भी सेम होता है, पर इनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं दे आर डिफरेंट, ठीक है। और इसके बाद कई बार प्रेगनेंसी ना हो और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहे, तो मेल्स के केस में क्या कर दी जाती है, वैसेक्टॉमी कर दी जाती है। क्या बोलते हैं इसको, वैसेक्टॉमी, जिसमें जो वैस डिफरेंट थी ना वहाँ पे कट लगा दिया जाता है ताकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बनते रहें और ये क्या करें, ऊपर ऐसे आ ना सकें, पेनिस के अंदर आ ना सके। तो इस केस में क्या कर दिया जाता है, फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी ना हो तो स्पर्म्स जाते ही नहीं, सेमिनल फ्लूइड बनता रहता है पर स्पर्म्स नहीं जाते, खाली जाते हैं बिल्कुल। वैसे ही फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टॉमी कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब्स आपने पढ़ी उनके ऊपर कट लगा दिया जाता है, यहाँ पे कट लगा दिया जाता है, तो अब ओवम पहुँच ही नहीं पाएगा यूट्रस के ऊपर, ठीक है, तो कोई फ्यूज़न भी नहीं होगी। तो इस केस में क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। एक ट्रेजेडी हुई थी जिसको बोलते हैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। टेरेटोजन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बच्चों की जो प्रोडक्शन है, मतलब जो बच्चा जब बनता है, बेबी जो बनता है मदर के वूम के अंदर, इससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफॉर्मिटीज़ आ रही थी, ठीक है, डिफॉर्मिटीज़ आ रही थी। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, बहुत पहले की बातें हैं। फोकोमिलिया मतलब बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुए। ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन ये रिलीज़ होता है जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल, यूरिन में निकलता है ये वाला हार्मोन। कंजॉइंट ट्विंस क्या होते हैं, अब कई बार क्या होता है, ये मोनोजाइगोटिक जो कंडीशन देखी ना आपने, इसमें ही क्या हो जाता है, बेबीज जो होते हैं या तो सिर से अटैच होंगे एक दूसरे से, या फिर कोई बाजू से अटैच होगा, या फिर फेस से फेस अटैच होगा, बुटॉक्स वाला एरिया अटैच हो सकता है। तो फिर इस केस में सर्जरी करनी पड़ती है, एक ही बच्चे के बचने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, दूसरे की डेथ हो जाती है। एंड उसके अलावा मॉन्स्टर चाइल्ड क्या होता है, मॉन्स्टर चाइल्ड जो होता है ये हाईली एबनॉर्मल बेबीज़ होते हैं ड्यू टू सर्टेन कंडीशन। ज़्यादातर क्या कंडीशंस जो है मॉन्स्टर चाइल्ड बनाती है, अगर जो फीमेल्स हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करती हैं, सिगरेट्स पीती हैं, ड्रग्स की तरफ अब्यूज़ करती हैं इन चीज़ों को, तो उस केस में मॉन्स्टर चाइल्ड बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, और जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट। तो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।